हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद द लर्निंग। देखो, मैं सर्कुलर मोशन का वीडियो चालू किया था तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी क्लियर होना चाहिए। बिकॉज सर्कुलर मोशन में जो है एंगुलर वेलोसिटी का नीड पड़ेगा आपको। जब हम लोग सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में हम लोग सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आई थॉट कि बिफोर आई अपलोड द वीडियो ऑफ सर्कुलर मोशन आई मस्ट टेल यू अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी बताने के लिए यू नीड टू नो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसे भी देखो, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट जो आज का टॉपिक है हमारा, ये डायरेक्टली मतलब एक्सप्लिसिटली तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट इसका नीड आपको पढ़ते रहता है। जैसे मैकेनिक्स में तो चलो फिर भी काम चला लोगे बिना इसको जाने हुए, लेकिन आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो बहुत नीड होगा, क्योंकि वहाँ पे यू विल कम अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सब आर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो चलो थोड़ा थोड़ा ही जरूरत पड़ रहा है, लेकिन इसको एक बार समझ लेने से बेहतर रहेगा, ताकि हम लोग के पास एक मैथमेटिकल टूल अवेलेबल रहेगा जिसको यूज करके हम लोग प्रॉपरली फिजिकल क्वांटिटी को लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है और उसमें कैसे हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मोशन एंड ऑल्सो रोटेशन जब करोगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, उसको समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो ये वीडियो छोड़ना नहीं है कि भाई ये तो टॉपिक मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो ये सोच के इसको नहीं छोड़ना है। अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ का पर्पस है, तभी पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, सो यू मस्ट डू दिस टॉपिक। आपको एक आइडिया रहेगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का, तो आप बेहतर तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाओगे, वह न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो जानते हैं आप लोग, यू नो अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कंट्रास्ट में ही इसको हम बताते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो भी ऑब्टेन करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टी विद्या यूट्यूब चैनल, और जो भी स्टूडेंट्स IIT JEE नीट CUET या फिर CBSE बोर्ड में हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल। देखो, यूजुअली जैसे आप लोग जो न्यूमेरिकल्स करते हो या जो भी पढ़ रहे हो फिजिक्स, वो सारा का सारा टू डायमेंशनल सिस्टम से ज़्यादा पढ़ रहे हो। थ्री डायमेंशनल सिस्टम आप पढ़ते ही नहीं हो। इनफैक्ट थ्री डायमेंशनल सिस्टम इस लेवल पे IIT JEE लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है, या नीट लेवल पे नहीं पढ़ाते हैं हम। आगे चल के ग्रेजुएट लेवल पे भी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या टू डायमेंशनल सिस्टम्स कम ही देखते हैं। ऐसे कोरियोलिस वाज एक टॉपिक हमको याद आ रहा है जहाँ पे हम लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बढ़ के थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं। फिर मास्टर्स में जो फिजिक्स पढ़ता है वो लोग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं। तो लेकिन इस लेवल पे JEE या नीट लेवल पे तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही, मतलब मोशन इन टू डायमेंशन ही आप पढ़ते हो। यू नेवर स्टडी मोशन इन थ्री डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन नहीं पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन घुसा दिया तो अलग मैटर है, लेकिन ऐसे मोशन इन थ्री डायमेंशन आप लोग को नहीं करना है। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस मोशन इन टू डायमेंशन, तो जो पोजीशन है या वेलोसिटी है पार्टिकल का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जरूरत पड़ता है। देखो, अगर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर हम लोग बोले, तो टू डायमेंशन मतलब अलोंग एक्स अलोंग वाई। दो डायमेंशन मतलब दो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है दो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मोशन इन प्लेन, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है मोशन इन ए प्लेन, प्लेन के ऊपर। जैसे मोशन ऑन ए लाइन हो गया वन डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर मान लो कोई बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन है। इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन वी कॉल इट वन डायमेंशनल मोशन। ये इसको मान लो पेन को ऐसे थ्रो कर दिया प्रोजेक्टाइल की तरह, उस केस में क्या है, उसका एक्स पोजीशन भी चेंज होता है, वाई पोजीशन भी चेंज होता है। इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसा अभी पढ़े भी है ना, मोशन इन अ प्लेन, अभी PYQ भी किए थे, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल एक अच्छा एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन का। तो वहाँ पे आपको दो एक्सिस, दो वेरिएबल का जरूरत पड़ता है पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए।
यू नीड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो, व्हेन यू हैव प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल को एज ए प्रोजेक्टाइल आप थ्रो करते हो, उसके पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यू यूज टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो ये इसलिए क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। यू नीड टू वेरिएबल्स टू एक्सप्रेस द पोजीशन। आपको दो क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है उसके पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करना है, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब टू डायमेंशनल मोशन or motion in two dimension, so for that you need two dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे आप लोग को, 10+2 के पहले 11 10th में भी पढ़ाया जाता है। तो देखिए, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का नीड क्यों है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का नीड इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा है इन ए प्लेन, तो उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज कर रहे हो अभी, यू आर यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हो आप? यू हैव टू एक्सेस, दो एक्सेस लेते हैं आप दो एक्सेस लेते हैं, टू एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस, perpendicular to each other, orthogonal। इसको जब when you have two axes perpendicular to each other, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, सो द एक्सेस आर परपेंडिकुलर, सो दैट्स कॉल्ड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उनका जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, वी कॉल इट ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल है ऑफ मास m से, इफ a particle of mass m and if it is moving in a plane, अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो प्लेन में हम लोग ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। इफ यू हैव ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, then in order to describe the motion of this particle, in order to describe the position of this particle, पहले पोजीशन का बात करते हैं। मोशन इज डिस्क्राइब वेलोसिटी, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी हम लोग यूज करते हैं। तो अगर पोजीशन का बात करें, so in order to describe the position of this particle in this xy plane, if you want to describe the position of this particle in xy plane, जैसे मान लो इस पेन का हम पोजीशन स्पेस में देखें तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? अब बोलोगे उस वॉल से 2 मीटर का दूरी पे है, आइए इस फ्लोर से 1 मीटर का दूरी पे है ना, ऐसे बोलोगे ना। जैसे कोई मान लो पार्टिकल ऑफ मास m है, तो इसके पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल बाय असाइनिंग इट टू कोऑर्डिनेट्स। आप पोजीशन डिस्क्राइब करते हो बाय असाइनिंग इट टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y। x क्या है? x इज डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम द y एक्सिस, and y is distance of this particle of mass m from the x axis। x क्या है? x जो है डिस्टेंस है इस पार्टिकल का फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या है? y इज डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉडी का, इस बॉडी ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m का पोजीशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देते हो, ठीक है। क्यों हम बोल रहे हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देते हो? क्योंकि अगर दो पोजीशन, अगर ये एक पॉइंट हो गया, अगर कोई और पॉइंट लोगे तो निश्चित तौर पे उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। हर पॉइंट का एक्स और वाई जो है कोई एक एटलीस्ट अलग होगा। मतलब यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट पॉइंट इन ए प्लेन व्हिच हैज गॉट सेम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है आपको? हम कंप्लीटली डिस्क्राइब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग पॉइंट का सेम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो। मतलब दो अलग अलग पॉइंट का एक्स और वाई में से कोई एटलीस्ट एक तो अलग होगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर कोई एक्स और वाई चूज करते हो तो वो यूनिकली किसी पॉइंट को डिफाइन कर देता है। द पॉइंट इज यूनिकली डिफाइंड बाई एक्स एंड वाई। यूनिकली डिफाइन का मतलब है कि इस एक्स और वाई का कोई और पॉइंट नहीं हो सकता है। तो बाई असाइनिंग इट एक्स एंड वाई यू यूनिकली डिफाइन द पोजिशन ऑफ मास m। आप मास m का पोजीशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देते हो बाय दीज टू कोऑर्डिनेट्स,
अब अगर इसको मान लो इसके पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें हम लोग, इफ आई वांट टू राइट द पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में इस पोजीशन को लिखना चाहेंगे हम लोग, सपोज आई वांट टू राइट द पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म, देन व्हाट डू आई डू, आप ऑरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, यू ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन, द एरो इज एट द एरो जो है उस यहाँ पे एरो पे पार्टिकल ऑफ मास m है, ऑरिजिन से उस पार्टिकल तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इन स्पेस इन द प्लेन आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, यू ड्रॉ इट पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर का टेल कहाँ है, ऑरिजिन पे है, और हेड कहाँ है, उस पार्टिकल पे, हेड कहाँ है, उस पार्टिकल पे है, ठीक है। तो मैथमेटिकली देखो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको कैसे पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर वेक्टर, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर इज रिटन एज x i कैप एंड y j कैप। इस पोजीशन को हम लोग x i कैप y j कैप, x i कैप y j कैप, i कैप क्या है, i कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, i कैप एक यूनिट वेक्टर है, देखो यहां देखो प्रॉपर्ली इसको लिखता है, i कैप इज यूनिट वेक्टर, x क्या है, दिस इज योर x, i कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग x, i कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y, i कैप एक यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x, j कैप एक यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y, ठीक है। अब चाहे पार्टिकल आप कहीं भी ले, मास यहाँ पे है, m कैप है, तो i कैप क्या होगा, i कैप इज अ काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, i कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, j कैप इज यूनिट वेक्टर, इसको पैरेलली अगर शिफ्ट कर दो आप, तो i कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग और पॉजिटिव x एक्सिस, एंड j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। i कैप जो है यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, एंड j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, i कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग x, x आपका ये है, उसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में i कैप इज यूनिट वेक्टर, y क्या है, y इज दिस, सो j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग y, j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे हम जानबूझ के बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। नहीं तो यूजुअली पीपल जस्ट से कि आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एंड j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग, सॉरी j कैप इज यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव y एक्सिस, यूजुअली आप यही लिखा हुआ पाएंगे किताब में कि आई कैप क्या है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस एंड j कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, बट हम जानबूझ के ऐसे भी बोल रहे हैं कि आई कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of increasing x and j cap is unit vector in direction of increasing y। ये भी बोलने का एक रीजन है, क्यों बोल रहे हैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सो आप देखिए एक चीज, एज द पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा, अभी मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ देर बाद मान लो पार्टिकल यहाँ आ जाता है, ठीक, पार्टिकल यहाँ आ जाता है, तो क्या होगा, आपका ये आर वेक्टर हो जाएगा, जैसे आर वेक्टर, यहाँ मान लो पार्टिकल है, सपोज करो मान लो पार्टिकल यहाँ आ जाता है इस जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, या एटलीस्ट एक तो बदल ही जाएगा। मान लो ये पार्टिकल वर्टिकली मूव कर रहा है, तो उस केस में एक्स वही रहेगा, वाई चेंज करता रहेगा, नहीं, अगर मान लो पार्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रहा है, उस केस में क्या होगा, वाई चेंज करता रहेगा, एक्स वही रहेगा। अगर मान लो पार्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, उस केस में क्या होगा, वाई सेम रहेगा, एक्स चेंज कर रहा होगा। या इन जनरल अगर मूव करेगा, आर्बिट्रली मूव कर रहा है, तो उस केस में एक्स और वाई दोनों ही बदल सकता है, एक्स और वाई दोनों ही बदल सकता है, ठीक। तो मान लो ये हो गया आपका एक्स डैश वाई डैश, सपोज करो कोऑर्डिनेट। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप। एक्स डैश क्या है, एक्स डैश इज दिस डिस्टेंस, वाई डैश क्या है, वाई डैश इज दिस डिस्टेंस। तो एज द पार्टिकल मूव्स,
द कोऑर्डिनेट्स, जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, पोजीशन का x कंपोनेंट और पोजीशन का y कंपोनेंट चेंज करेगा. व्हाट अबाउट i कैप एंड j कैप? i कैप एंड j कैप दे डू नॉट चेंज. i कैप j कैप चेंज नहीं करता है. एज द पार्टिकल मूव्स, it's only x and y which changes. I cap and j cap do not change. Why? Because I cap is unit vector in direction of positive x axis and j cap is unit vector in direction of positive y axis. मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि जो अगला हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे ना, उसमें थोड़ा सा ये चीज अलग हो जाएगा. तो बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि वहां पे हम लोग इसको याद करेंगे, अरे वहां नहीं बदलता था, यहाँ बदल गया. ठीक है, तो इसका एक अपना अलग एडवांटेज है. अब देखो ऐसा लिख दिया, यानी कि आपका ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का फायदा ये है, बेनिफिट ये है कि इसमें एज द पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, एज द पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, एक्स एंड वाई चेंजेस बट आई कैप एंड जे कैप डू नॉट चेंज. बट आई कैप एंड जे कैप डू नॉट चेंज. अब बोलोगे इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज वेलोसिटी लिखने में. व्हेन यू राइट वेलोसिटी वेक्टर, what is velocity? Velocity is dr by dt. And what is r? R vector is xi cap yj cap. ठीक, चूंकि i cap और j cap नहीं बदल रहा है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ i cap एंड j cap are 0. तो I can simply write it as dx by dt i cap and actually d by dt of I cap is 0 and d by dt of j cap is 0. तो लॉजिकली तो देखो, मैथमेटिकली हमको ऐसा लिखना चाहिए था ना. मैथमेटिकली चूंकि प्रोडक्ट है, एक स्केलर एक वेक्टर है, तो लॉजिकली हमको ऐसे लिखना चाहिए था. नहीं, एक स्टेप अगर करें बीच में, तो आई शुड राइट लाइक दिस. बट चूंकि आई कैप और जे कैप नहीं बदल रहा है, as the time passes on, as the particle moves in space, I cap and j cap do not change since I cap and j cap are the constant vectors. उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन भी सेम रह रहा है. डायरेक्शन भी पॉजिटिव x के अलोंग I cap है और पॉजिटिव y के अलोंग j cap है. So for a given coordinate system, your I cap and j cap are fixed. They are constant vectors. Since they are constant vectors, so your velocity, the expression of velocity gets very much simplified. Expression of velocity is simply, it take derivative of x component and it take derivative of y component, that will give you the velocity vector. dx by dt को हम लोग बोलते हैं vx, x component of the velocity, and dy by dt is y component of the velocity. So velocity vector written as vx I cap plus vy j cap. vx I cap plus vy j cap, ऐसे हम लोग लिख देंगे. ओके, एक्सेलरेशन भी इजी है. What is acceleration? Acceleration is the derivative of velocity vector. So this is what? dvx by dt I cap and dvx by dt is ax, x component of the acceleration, y component of the acceleration, y component of the acceleration. So Cartesian is really good. Cartesian तो बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया है. इनफैक्ट आप देख रहे हो, मतलब आराम से I cap j cap coordinate system for a given coordinate system, I cap and j cap, they are the constant vectors. तो expression of velocity and expression of acceleration is greatly simplified. बहुत सिंपल तरीके से हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख देते हैं. ठीक है, बट एट टाइम्स दो एग्रीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो, बहुत इजीली लिख पा रहे हो. आपको इफ गिवन से x equals to 2t square and y equals to 4t, then your r vector will be given as 2t square I cap and 4t j cap. If I
tell you to find velocity vector, you can simply take derivative of these two and write the velocity vector. Velocity vector will be this. Right? If you want acceleration, that's also good. आप इनका डेरिवेटिव्स ले लीजिए, ये आ जाएगा 4i कैप 0j कैप. सिंपल, वेरी सिंपल. इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. लेकिन एट टाइम्स कभी कभार ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि मान लो अगर कोई चार्ज क्यू दे रखा है और इसका मान लो फील्ड निकालना हो r डिस्टेंस पे, तो फील्ड क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये तो मैग्नीट्यूड लिखा हमने, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा. अब मैग्नीट्यूड आप देखो, इट्स अ फंक्शन ऑफ r. व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम q. r क्या है? r डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है चार्ज q से. अब यहां पे देखो, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करते हो, उस केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो r क्या है? r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम चार्ज q. तो अगर मान लो चार्ज q को ओरिजिन लेते हैं हम लोग, तो r को हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तरह से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो जाएगा, x एंड y. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. अब ऐसे कैसे मान लो पोटेंशियल निकालना पड़ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल करोगे, फिर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आ जाएगा. तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आ जाएगा तो उसका फिर मैथमेटिक्स या इंटीग्रेशन वगैरह अलग ही एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा. ठीक है, ये आप बेहतर अप्रिशिएट कर पाओगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो. ठीक है, आप बेहतर इसको अप्रिशिएट कर पाओगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है कि मतलब आई कैप जे कैप फिक्स होने की वजह से वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल आ जाता है, सिंपल आ जाता है. लेकिन एट टाइम्स कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए जो आर पे डिपेंड कर रहा हो, उस केस में फिर ऐसे केस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा. या कुछ ऐसा क्वांटिटी मिल जाए जिसका डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में हो, रेडियल डायरेक्शन में हो, तो वैसे केस में थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होगा. हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं अभी, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग ज़्यादा पढ़े नहीं हो. हम मान के चल रहे हैं कि अभी सब 11 क्लास के बच्चे हैं. ठीक है, मतलब अभी जस्ट इंटर किए हैं, ये मान के हम पढ़ा रहे हैं. तो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हम फील कर रहे हैं टू गिव यू एग्जाम्पल्स. ठीक है, एनीवे चलो कोई नहीं, अभी उतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है. आपको हम सिंपली अब बता देते हैं कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. उसके बाद फिर देखेंगे जब अप्लाई करेंगे ना, देन आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना ईजी हो गया, कोई तुम्हारा काम कितना ईजी हो गया. ठीक है, तो अभी हम लोग विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल कि कहाँ यूज़ होगा, कहाँ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट बेहतर हो जाता है, तो ये सब के लिए थोड़ा सा और फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा आइडिया लगेगा. ठीक है, तो अभी फ्लैटली हम बता देते हैं कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका हमको ज़रूरत पड़ रहा है सर्कुलर मोशन में. काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन अगला वीडियो होने वाला है, तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ रहा है. अब बिना पढ़ाए हमको मज़ा नहीं आ रहा उसमें बताने में. ठीक है, तो एक बार हम आज का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं. पहले लेट मी टेल यू द एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? देखो, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. आप जो काम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे थे, वो सारा काम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हैं. जैसे वहाँ पे पोजीशन एक्सप्रेस किया आपने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेलोसिटी एक्सप्रेस किया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस किया. वैसे ही किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन को आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्लेन पोलर, बार बार प्लेन क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ पोलर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं. पोलर कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर कोऑर्डिनेट इन थ्री डायमेंशन में होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसमें स्फेरिकल पोलर, सिलेंड्रिकल पोलर होता है.
तो अगर सिर्फ पोलर बोलेंगे देन इट कैन बी कंफ्यूजिंग कि पोलर तो 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन, या तो फिर बोल दो पोलर कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन, ठीक है, देन इट विल बी स्पेसिफिक कि भाई पोलर कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन का बात कर रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन इज सिंपली कॉल्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, सपोज करो पार्टिकल पॉइंट पी पे है, पार्टिकल मान लो पॉइंट पी पे, इस पार्टिकल का पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए उधर कार्टेशियन में क्या किया था आपने, कार्टेशियन आपने 2 एक्सेस लिया था, कार्टेशियन में पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने 2 एक्सेस लिया था एक्स एंड वाई, एंड इट डिस्क्राइब द पोजीशन बाय असाइनिंग 2 कोऑर्डिनेट्स। आपने पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स आपने असाइन किया था एक्स एंड वाई। एक्स क्या था? एक्स वाज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल और पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई क्या था? वाई वाज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपने क्या किया था? किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने 2 एक्सेस लिया था, और इन 2 एक्सेस के बेसिस पे आपने 2 कोऑर्डिनेट्स असाइन किए थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट वाज सिंपली डिस्टेंस ऑफ particle p from the y-axis and y-coordinate was distance of particle p from the x-axis। और वेक्टर फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया तो आपने 2 यूनिट वेक्टर्स लिया i कैप एंड j कैप, where i cap is unit vector in direction of increasing x and j cap is unit vector in direction of increasing y। ठीक, ओके, ये दिमाग में रखो। अब बताते हैं आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे पोजीशन को डिस्क्राइब करोगे। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू टेक ए ऑरिजिन, एक ऑरिजिन लेते हो आप, एक ऑरिजिन लेते हैं, और एक हम लोग लेते हैं इनिशियल लाइन। एक ऑरिजिन लिया आपने, एक ऑरिजिन ले लिया, ये मान लो ऑरिजिन हो गया ओ, और एक आपने क्या लिया? इनिशियल लाइन, एक आपने इनिशियल लाइन लिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। अब किसी भी पॉइंट पी के, किसी भी पॉइंट पी का पोजीशन, मान लो पॉइंट पी यहां है, सपोज करो ये पार्टिकल इज हियर, सपोज द पार्टिकल इज हियर। इस पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी असाइन इट 2 कोऑर्डिनेट्स। इस पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है? यू हैव ए ऑरिजिन ओ एंड यू हैव ए इनिशियल लाइन, यू हैव ए ऑरिजिन एंड यू हैव ए इनिशियल लाइन। यहां क्या था? You had x-axis and y-axis. Y-axis क्या था? It was acting as a reference for x-coordinate. X-coordinate was distance of particle p from y-axis. मतलब y-axis एक तरह से reference था for x-coordinate. मतलब y-axis पे सारे point का x-coordinate 0 होगा, और x-axis क्या था? x-axis reference था for y-coordinate। मतलब y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के सारे पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां से डिस्टेंस जो हमने लिया पॉइंट P का वो था y कोऑर्डिनेट, ये रेफरेंस था x कोऑर्डिनेट का, रेफरेंस मतलब x इक्वल टू 0 वहां पे है, और वहां से दूरी जो लिया हमने उसको x कोऑर्डिनेट लिया आपने। ठीक, यहां देखो, यहां हम 2 एक्सिस नहीं ले रहे हैं, हम लोग एक ऑरिजिन ले रहे हैं और एक इनिशियल लाइन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक ऑरिजिन ले रहे हैं और एक इनिशियल लाइन ले रहे हैं। अब इस पार्टिकल का पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इसको 2 कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे, r एंड थीटा। व्हाट इज r? r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन। r क्या है?
distance of point P from the origin. R is distance of point P from the origin. Straight line है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ड्रा हो गया. And what is theta? Theta is the angle which R makes with the initial line. Theta is the angle which R makes with the initial line. बात समझो फिर से. In order to describe the position of particle P, we make use of plane polar coordinate. Plane polar coordinate में क्या है? Plane polar coordinate में, unlike your Cartesian coordinate, in plane polar coordinate आपके पास एक origin है और एक initial line है. Origin क्या है? Origin act as a reference for measuring R coordinate. R coordinate का reference क्या है? Origin. Origin पे R 0 है. तो origin से जितना दूर है particle P, वो आपका R coordinate होगा. R coordinate is distance of point P from the origin. Theta coordinate क्या है? Theta is the angle which R makes with the initial line. So initial line reference है for measuring theta coordinate. Origin is a reference for measuring R coordinate. And initial line is reference for measuring theta coordinate. Reference for measuring theta coordinate. समझ में आ रहा है आपको ये चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है? Okay. Now, if you want to write in vector form the position, तो जैसे वहां पे आपने i cap और j cap लिया था ना, i cap क्या था? I cap was unit vector in direction of increasing x, so which was lying along positive x axis. What was j cap? J cap was unit vector in direction increasing y. J cap was unit vector in direction increasing y. In the same way, you have two vectors, two unit vectors. उसी तरीके से यहाँ पे दो unit vectors होंगे. You have two unit vectors. One is called ER cap. What is ER cap? ER cap is unit vector. ER cap is unit vector in direction of increasing R. इसमें I cap क्या था? I cap was unit vector in direction of increasing x. हम बार बार कंट्रास्ट में इसलिए बोल रहे हैं कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझे हुए हो, ठीक है? आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझे हुए हैं तो कोई नया चीज समझने का जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो जानते हो उसके कंट्रास्ट में उसको समझो. आप जो बेहतर जानते हो ना उसके कंट्रास्ट में उसको समझो, ठीक है? जैसे कोई नया टीचर पढ़ाने आता है, ठीक है? हालांकि आपका उम्र नहीं है टीचर को जज करने का, ठीक है? अभी आपको कुछ भी नहीं पता है फिजिक्स में कि आप टीचर को जज कर पाओ, लेकिन फिर भी करते हो आप लोग. तो कैसे करते हो? जो आपका एग्जिस्टिंग टीचर है उसके कंपैरिजन में उसको जज करते हो. जैसे हमको भी कर रहे होंगे लोग, ठीक है? जो यूट्यूब पे बच्चा लोग, यंग बच्चा लोग पढ़ा रहा है उसके कंपैरिजन जज कर, अरे ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, कॉमेडी नहीं करता है, तो जज कर रहे होंगे. हमको पता है करते हैं बच्चे, ठीक है? एनीवे आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, ठीक है? हमको तो भगवान ने जितना नॉलेज दिया है वो आपको हम कन्वे करना चाहते हैं. दैट इज माई सोल पर्पस, ठीक है? कि वट एवर आई हैव गेन्ड इन फिजिक्स टिल नाउ, जब जो भी चीज़ हमने सीखा है बाय द गॉड ग्रेस, so I take it as my duty to put it on record so that the people who want to learn physics or the students who want to learn physics वो सीख पाए. क्योंकि देखो ठीक है, आज आई एम इन 40s, तो मतलब कितना साल रहेगा आदमी, नहीं रहेगा. तो जो भी जानता है ऑन रिकॉर्ड पुट कर देगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल हो जाएगा. एनीवे, ठीक है, दैट्स अनदर स्टोरी. तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ से आ गए थे हाँ, हम बोल रहे थे कि किसी नए चीज़ को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो चीज़ जानते हो उसके कंट्रास्ट में समझो, कंट्रास्ट में समझो. तो मैं आपको मतलब सिमिलैरिटी बता रहा हूँ, ठीक है? कि जैसे आपने आई कैप लिया था ना, आई कैप वॉज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग एक्स. जे कैप क्या था? जे कैप वॉज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग वाई. उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग दो यूनिट वेक्टर लेते हैं. ई आर कैप, ई आर कैप क्या है? ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of increasing R,
ठीक है, आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, और एक और वेक्टर है which you call e theta का। e theta क्या है? e theta is unit vector in direction increasing theta। थीटा, ये थीटा है आपका, तो e theta क्या है? e theta is unit vector, e theta is unit vector in direction of increasing theta। ठीक है, इसको पैरेलली मूव कर दोगे तो हम लोग यहां ड्रा कर सकते हैं। तो e theta क्या है? e theta is unit vector in direction of increasing theta। e theta जो है एक यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। क्लियर है? e r cap is unit vector in direction of increasing r, e theta cap is unit vector in direction of increasing theta। So you see the similarity between I cap and J cap and e r and theta। I cap क्या था? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x। J cap क्या था? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y। इस तरह से ई आर कैप क्या है? ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r, क्योंकि यहाँ पे r और थीटा कोऑर्डिनेट है। तो ई आर कैप क्या था? ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r, ई थीटा कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, ई थीटा का। ये तो सिमिलैरिटी हो गया। डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी बड़ा भयानक है। भयानक इसलिए है कि उससे ना थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आएगा, तो थोड़ा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हल्का सा, बट जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे डिस्पाइट दिस मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन इट सिंप्लीफाइज इन मेनी वेज, है ना। वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई भी करता है बड़े अच्छे तरीके से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है लेकिन सिंप्लीफिकेशन भी करता है जहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अदर एनीवे वो आपको समझना जरूरी है, वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए तो सिमिलैरिटी समझ में आ गया। आई कैप वॉज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, जे कैप वॉज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई। ई आर कैप क्या है? ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर एंड ई थीटा कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। ये सिमिलैरिटी हो गया। डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी बहुत भयानक है। भयानक क्या है? देखो जैसे वहां क्या था, पीछे कार्टेशियन में पार्टिकल अपना पोजीशन बदल रहा था तो एक्स और वाई चेंज हो रहा था, लेकिन ये नहीं चेंज हो रहा था। आई कैप जे कैप फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, for a given coordinate system, your I cap is always lying in this direction and J cap was always lying in this direction। यहाँ पे I cap इधर था, J cap इधर था, तो पार्टिकल चाहे जहां भी जाए I cap J cap was a constant vector, it was not changing with time, it was not changing with time, and since it was not changing with time, the expression of velocity and acceleration was very simple। क्योंकि ये I cap J cap टाइम के अनुसार नहीं बदल रहा था, ड्यूरिंग मोशन नहीं बदल रहा था, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल आया था, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव जीरो हो रहे थे। तो सिंपली मतलब डिफरेंशिएटिंग आर वेक्टर इज सिंपली डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट, कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लो, बस काम बन जा रहा था। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे इफ द पार्टिकल चेंजेस पोजीशन, अगर पार्टिकल अपना पोजीशन बदलता है, मान लो यहां से पार्टिकल यहां चला जाता है, तो उस केस में आपका आर बदल सकता है, थीटा भी बदल जाएगा। और सिर्फ आर और थीटा ही नहीं बदलेगा, बल्कि जो ये यूनिट वेक्टर है ई आर कैप और जो ई थीटा कैप है वो भी बदल जाएगा। मतलब पार्टिकल अपना पोजीशन मान लो चेंज कर दिया, यहां से यहां चला गया, आपका आर क्या हो जाएगा? आर इज दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन। अब जो ई आर कैप होगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर, एंड ई थीटा कैप क्या होगा? ई थीटा कैप विल बी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा, ठीक है। तो आपका ये ई आर कैप और ये ई आर कैप का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो वन है, यूनिट वेक्टर है,
ये ई थीटा कैप का डायरेक्शन अलग अलग है, यानी पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा तो ई आर और ई थीटा का डायरेक्शन भी चेंज होगा, या हम कह सकते हैं एज द पार्टिकल चेंजेज इट्स पोजीशन द ई आर वेक्टर एंड ई थीटा वेक्टर ऑल्सो चेंजेस। एज द पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, आपका सिर्फ आर और थीटा ही नहीं बदल रहा है, बल्कि ई आर और ई थीटा ही बदल रहा है, ई आर और ई थीटा भी बदल रहा है। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ही हुआ ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो वन है, वो थोड़ी बदलेगा, यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर ही रहेगा, लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी जो ई आर कैप और ई थीटा कैप का जो डायरेक्शन है वो पार्टिकल के पोजीशन से लिंक्ड है, मतलब एज द पोजीशन चेंजेस these vectors also changes, as the position changes these unit vectors also changes। तो यहां पे जो ई आर कैप और ई थीटा कैप है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं है। as the position changes the direction of ER cap and E theta cap also changes। that's a great dissimilarity between the unit vectors which we had in Cartesian coordinate system I cap and J cap and the unit vectors जो आप यहां पे देख रहे हैं ई आर कैप एंड ई थीटा कैप। ये एक बड़ा डिफरेंस है, जो यूनिट वेक्टर्स वहां आप देख रहे थे आई कैप जे कैप, और एक यहाँ जो देख रहे हैं ई आर कैप एंड ई थीटा कैप, ठीक है। और इसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते समय, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन देखोगे सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, बट यू कांट हेल्प इट, आपको करना ही पड़ेगा ना, मतलब भाग नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग सिर्फ सिंपल चीज पढ़ने के लिए तो पैदा हुए नहीं है ना। देखिए लेट मी टेल यू, पहले तो एक्सप्रेशन निकालो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, पहले तो पोजीशन वेक्टर लिखो। जैसे आपका ये ऑरिजिन हो गया, ये इनिशियल लाइन हो गया, अब मान लो पार्टिकुलर पॉइंट पी, ठीक है। अब आर और थीटा असाइन किया आपने, so r is what? R is distance of point P from the origin and theta is angle which r makes with the initial line। ER cap क्या है? ER cap is unit vector in direction of increasing r। E theta cap क्या? E theta cap is unit vector in direction of increasing theta। तो E theta vector जो होगा अगर पैरेलली शिफ्ट कर दें तो you can just see कि E theta is always perpendicular to ER। ई थीटा ये एक सिमिलरिटी है, जे कैप आई कैप जैसे परपेंडिकुलर था ना एक दूसरे के, ऐसे ही ई थीटा कैप जो है ई आर कैप के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब अगर हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करें, इफ आई राइट पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर उसको बोलोगे। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर तो है ना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, वही तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ई आर वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ऑरिजिन से लेके पॉइंट पी तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है या पार्टिकल पी है। तो आर वेक्टर का जो लेंथ होगा वो आर कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ई आर कैप के डायरेक्शन के अलावा होगा। सो अगर हम कहेंगे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, सो दैट विल बी ई आर वेक्टर। सो द पोजीशन वेक्टर इज रिटन एज आर ई आर कैप, आर ई आर कैप, ये पोजीशन हो जाएगा। दैट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट पी और द पार्टिकल पी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन कैच क्या है, कैच ये है कि जैसे जैसे पार्टिकल पोजीशन बदलेगा आपका आर तो चेंज होगा ही, ई आर कैप भी चेंज होगा। अगर पार्टिकल मान लो यहां से यहां आ जाता है तो आपका न सिर्फ आर वेक्टर चेंज करेगा, ठीक है, आपका ई आर कैप भी चेंज हो सकता है आर चेंज ना हो लेकिन ई आर कैप बदल जाएगा, ठीक है। या एक पर्टिकुलर केस हो सकता है कि रेडियली अगर मूव करेगा तो उस केस में आर चेंज होगा, ई आर कैप नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर रेडियली मूव करेगा तो उस केस में ई आर कैप नहीं बदलेगा, आर चेंज होता रहेगा। या हो सकता है कि अगर सर्कुलर आर्क की तरह मूव करे तो आर वही रह जाए लेकिन ई आर बदल जाए। और इन जनरल दोनों ही बदल सकता है, इन जनरल आर भी चेंज हो सकता है, ई आर कैप भी चेंज हो सकता है।
इन जनरल तो आर भी चेंज हो सकता है और ई आर कैप भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन जनरल हम लोग एक्सप्रेशन लिखें वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे आर भी वेरिएबल है और ई आर कैप भी कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, तो उस केस में क्या लिखेगा, डी आर बाई डी टी ई आर कैप प्लस आर दिस, ठीक है, हैं? ओके, अब व्हाट विल दिस, ये क्या होगा, व्हाट विल डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप, डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप, डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप क्या होगा। हम दो तरीके से बताएंगे आपको, एक तरीका 11वीं क्लास के बच्चों के लिए होगा और दूसरा तरीका जो है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए होगा, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं उनके लिए बताएंगे, ठीक है, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं उनके लिए वो तरीका होगा। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप, लेट मी टेल यू व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ ई आर कैप। देखो, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें और सपोज करो इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ऑरिजिन है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन है, सपोज यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो ऑरिजिन है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी ऑरिजिन है, और इसका जो एक्स एक्सिस है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का इनिशियल लाइन है, सपोज करो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इनिशियल लाइन भी है। सो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक साथ ले रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद ऑरिजिन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो ऑरिजिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी ऑरिजिन ले लिया है हमने, और एक्स एक्सिस को हमने इनिशियल लाइन ले लिया है। अब देखो, मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट पी है, पार्टिकल पॉइंट पी पे है, तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा, ई आर कैप ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका थीटा वेक्टर हो गया, सॉरी थीटा वेक्टर बोल रहे, ये आर और थीटा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब कोई मान लो ई आर कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है कोई इस तरह, ई आर कैप क्या है, ई आर कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, ये ई आर कैप को पीछे खिसका के यहाँ ले आते हैं, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट एनी प्रॉब्लम, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अब ई आर कैप को, ई आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, अब ई आर कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखोगे, 1 cos थीटा आई कैप 1 sin थीटा जे कैप, 1 sin थीटा आई कैप 1 sin थीटा जे कैप। ई थीटा कैप क्या है, ई थीटा कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, तो ये ई थीटा हो गया, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ऐसे लिखा जाएगा। सो व्हाट डू यू सी, ई थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू ई आर कैप, सो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ई थीटा कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस पाई बाई 2, ई थीटा कैप जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, थीटा प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। तो अगर हम कहें कि भाई ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ई थीटा का पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ई थीटा को क्या लिखोगे, या तो आप लेमैन की तरह ऐसे लिख दो कि भाई 1 cos थीटा प्लस पाई बाई 2, क्योंकि एक्स एक्सिस से थीटा प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, और ये राइट 1 sin, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये थीटा प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। या थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो ई थीटा कैप को ऐसे लिख दो, ई थीटा कैप चूंकि वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ई थीटा कैप कैन बी रिटन एज 1 cos थीटा, थीटा एंगल वाई एक्सिस बना रहा है, तो 1 cos थीटा जे कैप एंड 1 sin थीटा इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिख दो। या आप चाहो तो इसको यूज कर लो, यू नो sin थीटा प्लस पाई बाई 2 इज cos थीटा and cos थीटा प्लस पाई बाई 2 इज माइनस sin थीटा, ठीक है। इसको यूज कर लो आप, ये क्या लिखा जाएगा, माइनस
सॉरी आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप एंड कॉस थीटा जे कैप। ठीक, हमने क्या किया, हमने ई आर कैप और ई थीटा कैप का डेरिवेटिव को, सॉरी ई आर कैप और ई थीटा कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया। ई आर कैप और ई थीटा कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया। अब बोलो क्यों लिखे भाई, क्यों लिखे? क्योंकि हमको टाइम डेरिवेटिव निकालने में ये हेल्प करेगा। ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लो, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी बाई डी टी किया ना, सो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा विल बी डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा into d theta by dt. So d by d theta of cos theta is minus sin theta and d theta by dt क्या है, d theta by dt theta dot। ऐसे लिखने का एक तरीका भी है, तो dx by dt लिखते हो ना, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में x डॉट भी लिखते हैं। ठीक है, थीटा डॉट इज d theta by dt, थीटा डॉट इज d theta by dt। ठीक, आगे प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट, सॉरी थीटा डॉट आई कैप प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा j cap theta dot. This is what? This is nothing but e theta cap. So this is theta dot e theta. So d by dt of er cap is theta dot e theta. Theta dot ई थीटा, याद भी रखो। थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट इज डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज थीटा, थीटा को हम लोग कई बार पॉइंट पी का या पार्टिकल पी का एंगुलर पोजीशन भी बोलते हैं। आर हो गया रेडियल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, और थीटा को कई बार पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन भी बोला जाता है। थीटा को कई बार पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन भी बोला जाता है। तो डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो इसलिए इसको कई बार हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जाता है, विच इज डिनोटेड बाय नथिंग बट ओमेगा, विच इज डिनोटेड बाय नथिंग बट ओमेगा। ओमेगा कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। डी थीटा बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट डी थीटा बाई डी टी एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं हम लोग, वी कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, so d by dt of er cap is theta dot e theta, theta dot e theta। अब लगे हाथों हम लोग जो है लेट्स फाइंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ e theta आल्सो, ये भी आगे यूज पड़ जाएगा। टाइम डेरिवेटिव e theta क्या हो जाएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव लो माइनस cos थीटा थीटा डॉट आई कैप इधर माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ई आर, सो दिस इज माइनस थीटा डॉट ई आर। So you have another formula, d by dt of e theta is
minus theta dot ER. So theta dot is rate of change of angular position, so you call it angular velocity, इसको angular velocity बोलते हैं, ठीक। अब इसका यूज करो, got this idea? So this is R dot ER cap और d ER by dt क्या है, थीटा डॉट ई थीटा, सो R थीटा डॉट ई थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सो वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस, we call this as the radial component of the velocity, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है, इसको कहेंगे हम लोग रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन को बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ई थीटा का डायरेक्शन को हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं, सो इट इज ट्रांसवर्स, टेंजेंशियल नहीं, ध्यान रहे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट of velocity. So radial component is dr by dt and transverse component is r theta dot, or you also write it r omega. Transverse component is r theta dot or you call it r omega, right, r omega. Okay, अभी इसको याद आगे इसका जरूरत पड़ेगा, we'll see how it helps us in circular motion next video में, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओके, ऐसे भी एक चीज जानो आप कि if you have any vector which is having constant magnitude, then its derivative is perpendicular to the vector itself. देखो, ये है थ्योरम, अगले वीडियो में भी प्रूव किए हैं इसको हमको लगा कि हम बिना प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाए हुए काम चला लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आई फेल्ट वेरी कंस्ट्रेंड कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हम प्लेन पोलर पढ़ाया नहीं है, सो आई फेल्ट गिल्टी कि मैंने प्लेन पोलर नहीं पढ़ाया है एंड आई एम टीचिंग यू सर्कुलर मोशन, तो मैंने वहीं रोक दिया एंड आई थॉट कि आई विल मेक ए वीडियो ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वहाँ ऐसे मैंने डिराइव करवा दिया, बट फिर भी यहाँ भी बताते हैं आपको। इफ AT is a vector of constant magnitude, then A dot, or you can say the derivative of A is perpendicular to A, और A is perpendicular to its derivative। अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, then the derivative of A will be perpendicular to A. Derivative of A will be perpendicular to A. I'll prove it. क्योंकि एक वेक्टर है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, तो यानी कि इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस से ऐसे डिफाइन करते हैं। सो द स्क्वायर ऑफ A will also be constant, and square of A is nothing but A dot A. So if I take derivative on both sides, it will be dA by dt dot A plus A dot dA by dt, that is 0, and A dot B is B dot A, dot product is commutative, ठीक है। So twice of to scalar, it is happy on the right side also, so I can write A dot dA by dt is 0,
or you can say A is perpendicular to, और वाइस वर्सा। DA perpendicularity एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। If A is perpendicular to B, B is perpendicular to A. So DA by dt is perpendicular to A और A is perpendicular to DA by dt। ठीक, क्यों हम बता रहे हैं ये चीज? क्योंकि यहां पे यूजफुल है। ER कैप क्या था? ER cap was unit vector. That means ER cap is having constant magnitude. Its magnitude is 1. ER cap is having constant magnitude. Its magnitude is 1. तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ER cap का परपेंडिकुलर होगा। इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ER cap का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ER cap का परपेंडिकुलर देखो, इसका डेरिवेटिव किधर है? E थीटा कैप के डायरेक्शन में। इसका डेरिवेटिव जो है E थीटा कैप के डायरेक्शन में है। तो E थीटा कैप क्या है? ER कैप के परपेंडिकुलर है। ER कैप के परपेंडिकुलर है। अब देखो, ER कैप इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ER कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? ER कैप के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव E थीटा के डायरेक्शन में है। सेम इज ट्रू फॉर E थीटा। E थीटा कैप इज ऑल्सो ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो उसका डेरिवेटिव किधर है? माइनस ER कैप के डायरेक्शन। माइनस ER कैप मतलब E थीटा कैप का डेरिवेटिव जो है वो E थीटा के परपेंडिकुलर है। E थीटा के परपेंडिकुलर माइनस ER इज परपेंडिकुलर टू E थीटा। राइट, समझ में आ रहा है? इसका ये भी एक यूज है। एनीवे, कहाँ थे हम लोग? यहाँ चलिए, वेलोसिटी निकाल लिया हमने। वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब वो समझे कि नहीं समझे हमको नहीं पता कि DA by dt परपेंडिकुलर टू A। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख लो, ये वीडियो खत्म हो जाएगा हमारा। इस D by dt ऑफ वेलोसिटी, अब इसका डेरिवेटिव लो। D by dt ऑफ r डॉट, r डबल डॉट, D by dt ऑफ r डॉट इज dr by dt। So d by dt of dA by dt is d square r by dt square. D square r by dt square written as r double dot. ठीक, यहाँ 3 टर्म है, r थीटा डॉट E थीटा। बारी बारी से डेरिवेटिव लेंगे। r का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? r डॉट थीटा डॉट E थीटा डॉट। फिर थीटा डॉट का डेरिवेटिव लो, क्या हो जाएगा? r थीटा डबल डॉट E थीटा। फिर E थीटा का डेरिवेटिव लो, r थीटा डॉट d by dt ऑफ E theta. So we know derivative of r ER cap. Derivative of ER cap is theta dot. Sorry. एक मिस्टेक हो गया है। Acceleration is dv by dt। पहले हम लोग r डॉट का डेरिवेटिव लिया, तो क्या बना? r डॉट ER। फिर क्या किया? ER का डेरिवेटिव लिया, r डॉट DER by dt। अब वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा? r डबल डॉट ER कैप DER by dt क्या है? थीटा डॉट E थीटा। निकालें अभी, देख लेना। r डॉट थीटा डॉट E थीटा, r थीटा डबल डॉट E थीटा, और d थीटा बाई dt क्या था? थीटा डॉट ER माइनस साइन। d बाई dt ऑफ E थीटा वाज थीटा डॉट ER कैप विथ माइनस साइन। अब ER वाला सब टर्म एक साथ ले आओ, क्या हो जाएगा? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर ER कैप। यहाँ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट E थीटा। जिसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r डबल डॉट r थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट इज ओमेगा बेसिकली,
प्लस 1/r डी बाई डी टी ऑफ, इसका डी बाई डी टी करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, एक जगह लिख देते हैं, इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको याद भी रख लेना, ठीक है। प्लेन पोलर the position is given by velocity is given by r dot er r theta dot e theta. Acceleration is given by, which is r dot r theta dot square er cap 1/r d by dt of, ठीक। दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। जिनको IIT JEE में जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियसली JEE का तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स सीखना चाहते हैं, वो याद कर लें, इसको बेहतर रहेगा। जो अटरम पटरम जो याद करने के लिए टीचर बोलता है वो सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं सिर्फ ये याद कर लो, ये यूज़फुल है आपके लिए, कहीं ना कहीं यूज में आ जाएगा, हम लोग आगे यूज करेंगे इसको, ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग यू रिमेंबर इट, यू रिमेंबर इट, कि मैं आपको कभी भी अननेसेसरी कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल कॉम्पोनेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट। ये रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ जाता है, देखो थोड़ा सा ना ये हायर लेवल का कहीं कहीं क्वेश्चन इनपुट्स रहता है JEE एडवांस वगैरह में, ठीक है। तो चूँकि मैंने कई साल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को बताया है, सो आई हैव अ गुड आइडिया ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो कई जगह पे मतलब पूछ देते हैं यार, इसका ज़रूरत पड़ जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, इसका ज़रूरत पड़ जाएगा। सो यू जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। ये तो आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, नया चीज़ सीखें हम लोग कि थीटा डॉट इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी, और थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन है, इसलिए इसको हम लोग एंगुलर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है, इसलिए हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी या डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो थीटा डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी। क्यों एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं वो समझ में आ रहा है आपको? Why we are calling it angular velocity? Because it is rate of change of angular position. स्पेस में r और थीटा दो कोऑर्डिनेट से हम लोग दो कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं पोजीशन के लिए। तो जो थीटा है वो एंगुलर पोजीशन कहलाता है पॉइंट P का, पार्टिकल P का। तो एज द पार्टिकल मूव्स द रेट एट विच थीटा चेंजेस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं कर रहे हैं इस पर, इसका यूज करेंगे हम लोग। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा इसका यूज करेंगे। और रोटेशन वगैरह में तो काफ़ी यूज़ है, और आगे जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, वहाँ भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। सो विल मेक यूज ऑफ, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है सारा। ये पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा देखने से फ़ायदा नहीं है, और मेरा पूरा वीडियो ही देखा कीजिए, ठीक है। हाँ, अदरवाइज बेनिफिट नहीं है, छोड़ के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो यू आर वॉचिंग टी विद द लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड आई एम विशाल देवर्सी, ठीक है। हम लोग कार्टेशियन से प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कर रहे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड देन वी विल डू PYQ also for the kinematics of circular motion. So till that, thank you very much and have a good day.